हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं सीसैट में हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी डेली सॉल्व करते रहे कॉम्प्रिहेंशन, बल्कि आप कोचिंग क्लासेस की टेस्ट सॉल्व करने के बजाय आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, तो उससे अच्छा आउटपुट आएगा। आपको उसमें कोई टॉप नहीं करना है सीसैट में, बस आपको उसमें पास होना है। तो पास होना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजी जाओगे, नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आप जीएस के लिए करते हो वैसे ही आपको सीसैट के लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही आपको बताती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ वाला नहीं है। तो कुछ लोगों का हो सकता है नहीं होता है मैथ वाला। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन आज फिर भी रिपीट कर रही हूँ। कुछ नए लोग होते हैं और कुछ मुझे नया समझ आया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज दोबारा से हम शुरू करते हैं। मतलब दोबारा से रिपीट करती हूँ, जल्दी करूँगी, टाइम नहीं लूँगी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि फ्लिपिंग टेक्निक होती है। काफ़ी टॉपर ने भी ये बात बोली है, लेकिन एक्चुअली लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली ये होती क्या है। कुछ नहीं होता है। पहले जो 40 मिनट्स हमें मिलते हैं, लगभग 40 मिनट जो शुरुआत के मिलते हैं, उसमें क्या करना होता है हमें। इजी क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से सिर्फ हमें 30 या 40 क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लिपिंग टेक्निक का, 35 या 40 के बीच में हमें इतने क्वेश्चंस इजी ढूंढने होते हैं जिसको हम एक्यूरेटली कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ढूंढने होते हैं फर्स्ट राउंड में। पहला जो 40 मिनट्स का राउंड होता है हमारा, उसमें हमें ये करना है। इजी क्वेश्चंस हमें यहाँ पे ढूंढने हैं और उनको सॉल्व करके टिक मार्क करना है। मतलब हमारी जो शीट होती है, सॉरी, तो उस शीट में हम फिलअप कर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो होते हैं, जो हमारा जो पैटर्न होता है, आपने देखा होगा हमारा सीसैट के जो टेस्ट होती है, मतलब सॉरी टेस्ट नहीं, हमारा जो पेपर होता है, उसमें क्या होता है कि पहले पेज पे आपको 2-3 पैसेज दिखेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन दिखेंगे, मिक्स दिखेंगे, फिर कुछ मतलब 2-3 पेज पलटोगे तो फिर आपको पैसेज दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको मैथ दिखेगा, रीजनिंग दिखेंगी। ये किस लिए करती है यूपीएससी? कि हमारा माइंड ज़्यादा सिर्फ पैसेज पढ़ने से हमारा माइंड टायर्ड ना हो जाए, इसीलिए यूपीएससी उस तरह से फ्रेम करती है क्वेश्चन। तो हमें भी क्या करना है, तो हमें भी उस तरह से ही पढ़ना है। पहले तो हम फाइंड करेंगे, उसमें हम सिर्फ पैसेज वाले इजी ऐसे ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। जो पहले हमारे 40 मिनट्स है, उसमें हमें इजी क्वेश्चन कौन से, मैथ के भी, रीजनिंग के भी और कॉम्प्रिहेंशन के भी हमें इजी ढूंढने हैं और उसको टिक मार्क करना है। आपको पता है, आपके पूरे इसमें मतलब निगेटिव मार्किंग कट होके आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट लाने हैं, ताकि आपके जो 67 मार्क्स आ जाए। ठीक है। तो लेकिन आपको इतना ही अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट आपको अच्छे से करने हैं। लगभग 50 या 55 के बीच में आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, ना कि सिर्फ टिक करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज भी बता रही हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं। और थर्ड बात ये है कि यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। पेपर देखो, लंबे लंबे पैसेज देख के लोग पैनिक हो जाते हैं, या कुछ समझ में नहीं आता है तब पैनिक होते हैं। नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। 80 क्वेश्चंस है, उसमें से आप 40 क्वेश्चन एक्यूरेटली कर नहीं सकते क्या? कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अभी से। अभी 2 मंथ है, फुल 2 मंथ है आपके पास, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी साल का पीवाईक्यू उठा लो, सीसैट का पूरा। आपके पास नहीं है तो जेरॉक्स ले लो उसका, 2018 का ले लो, 19 का ले लो, या 2020 का ले लो। तो उसको आप ना प्रॉपर टाइम लगा के 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप बैठ के आराम से उस पेपर को, ये पूरी टेक्निक अप्लाई करके सॉल्व करके देखना कि कैसा आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, क्या आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है या और मतलब और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैथ को भी बिल्कुल ना भूल के भी भूलिए। परसेंटेज के क्वेश्चंस इजी होते हैं, परसेंटेज करिए। एज वाले क्वेश्चन, कैलेंडर वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इजी टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी होता है और क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, तो उसमें उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। नंबर सिस्टम को, परसेंटेज को, इससे क्वेश्चन आते हैं और इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको आपको करना है।
तो बस इतना कहना था। बाकी 40 मिनट्स के बाद जो भी आपको लगते हैं क्वेश्चंस कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको आपको थोड़ा टाइम देके अच्छे से दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 50 या 55 तक अटेम्प्ट करना है। या आपको लगता है कि आपके 60 भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साधारण इंसान जैसे हम जैसे लोग होते हैं ना, नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो 60 के ऊपर जा सकते हैं कभी। 60 के बीच में ही कभी भी उनका अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम 2 आवर्स नहीं सफिशिएंट होते हम जैसे लोगों के लिए। ठीक है, तो जितना भी करो अटेम्प्ट अच्छे से करो, एक्यूरेसी के साथ करो, और कॉन्फिडेंस रखना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है पेपर में। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया टेक्निक्स। तो सॉल्व करने का तरीका भी होता है, कभी कभी चीज़ें आती है लेकिन सॉल्व नहीं होते हैं। ये आप मेरे सामने जो क्वेश्चन, स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला, ये 2021 के, हाँ ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। ठीक है, तो उसमें से ये देखो ऐसे क्वेश्चन 2 आए। ये क्वेश्चन सिलोजिज्म के होते हैं या सिलोजिज्म के होते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करना। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना इसका समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी तरीका होता है इनका, लेकिन आपको इसको समझ में आना चाहिए। आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और ये कंक्लूजन है, तो उसका हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी होता है, इसको तो आपको 100% फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। सम रेडियोज आर मोबाइल्स बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये हमने मोबाइल का निकाला और सम बोला तो रेडियो का भी निकाला। ठीक है, इस तरह से। और ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, सिर्फ डायग्राम निकालनी है हमें। ये कंप्यूटर बोला है, ऑल, सॉरी इधर आ गया ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, तो पूरा मोबाइल का ग्रुप जो आता है कंप्यूटर के बीच में आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, जो सम कंप्यूटर्स है मतलब वो वॉचेस है, इस तरह से बोल रहा है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली दूसरी बात ये है कि बताओ यहाँ पे इन्होंने रेडियो और मोबाइल का कनेक्शन बोला है कि ये सम आते हैं। ठीक है, और मोबाइल और कंप्यूटर का रिलेशनशिप भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने वॉचेस का रिलेशन जो है, क्या वॉचेस का रिलेशन रेडियो के साथ कुछ बोला है? रेडियो कहाँ गया, यहाँ पे रेडियो, क्या वॉचेस का रिलेशन रेडियो के साथ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। या सम हो सकते हैं या पूरे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बोला है। तो कुछ भी इनका रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे कोई सर्टनटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे वॉचेस का इन्होंने रिलेशनशिप कोई मोबाइल के साथ बोला है कि मोबाइल सम वॉचेस आर मोबाइल्स, ऐसा कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। या पूरे तरह से जो ऑल वॉचेस है वो मोबाइल है, कुछ भी ऐसे क्लियरली नहीं मेंशन किया है। इनका रिलेशनशिप, ये जो मोबाइल है और ये वॉचेस है, इनका रिलेशनशिप कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। ना वॉचेस और रेडियो का कुछ रिलेशनशिप इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रिलेशनशिप क्लियरली मेंशन नहीं है ना, तो उसको हमें कंसिडर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं हम वहाँ पे। तो इसीलिए जब भी आप डायग्राम निकालते हो तो अच्छे से निकालना, यहाँ पे मल्टीपल डायग्राम बन सकती है इसकी। ठीक है, और ना ही यहाँ पे कंप्यूटर और रेडियो का कोई रिलेशनशिप इन्होंने क्लियरली बोला है, ना कंप्यूटर और रेडियो का कोई रिलेशनशिप क्लियरली बोला है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने बोला है यहाँ पे सर्टनली, मतलब निश्चित तौर पे, सम रेडियोज आर वॉचेस, क्या ऐसा कुछ क्लियरली बोला है? क्लियरली नहीं बोला है। ना ही हो सकता है कि ऑल जो है ऑल रेडियोज वॉचेस हो सकते हैं, या ऑल वॉचेस रेडियोज हो सकते हैं, या सम भी हो सकते हैं, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत है। तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे बोला गया है कि सर्टनली, ठीक है, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। मैंने बोला ना वॉचेस और मोबाइल का ये जो है रिश्ता कोई कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि जो ऑल मोबाइल्स आर वॉचेस भी हो सकते हैं, या ऑल वॉचेस आर मोबाइल भी हो सकते हैं, या सम वॉचेस आर मोबाइल भी हो सकते हैं। तो क्लियरली मेंशन नहीं है इनका रिश्ता, तो यहाँ पे ये गलत हो, क्योंकि यहाँ पे सर्टनली बोला है इन्होंने, सर्टनली, तो ऐसा क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये दोनों भी यहाँ पे गलत हो जाते हैं कंक्लूजन। तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर जो है डी आ जाता है यहाँ पे। आप आंसर की भी चेक कर सकते हो, ये सेट ए है।
2021 का सीसैट का, तो उसमें जाके आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक आपको, मतलब ये जो मैं समझा रही हूँ ना, ये समझ में आना चाहिए। एक बार आपके माइंड में छप गया ना ये सिलोजिज्म का, तो आप इसके क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। बस सोच समझ के आपको करना है। अभी हम पैसेज देखेंगे। यहाँ पे पैसेज ये बहुत आसान होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है कभी भी। देखो ऑप्शन में ये देखो इस तरह के होते हैं ना, 1 2 3 4 2 2 4 1 3 4, इस तरह के अगर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं, इसमें से आंसर निकालना बहुत आसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चाहे वो अजम्पशन के हो, चाहे इम्प्लाइड के हो, चाहे इन्फरेंस के हो, फिर भी इनको स्किप नहीं करना है। ये अजम्पशन का है, बट वो देखो अभी हम सिर्फ ऑप्शन से ही निकालेंगे, यहाँ पे लॉजिक लगेगा। जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, उतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका होता है। और यहाँ पे भी देखो कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजिकल एंड इम्प्लाइड बोला गया है। इम्प्लाइड का मतलब होता है सजेशन, क्या सजेस्ट कर रहा है पैसेज, तो वो हमें देखना होता है। और अजम्पशन यहाँ पे कोई एविडेंस, कोई फैक्ट्स नहीं होता है, जो कि हमें यहाँ पे अजम्पशन का मतलब, अभी मेरे गलत हो रहे थे क्वेश्चंस, तो मैंने अपने दोस्त से बात की, तो उसने बोला मुझे कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन में ये तो होता है कि पूर्व धारणाएं होती है, तो वो पूर्व धारणाएं जो होती है वो हमें ऑप्शन में देखनी होती है। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश में बताती हूँ कि अजम्पशन के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन जो है ये अजम्पशंस है। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पैसेज में मतलब एक्सप्लेन किए हैं, पैसेज में इनके बारे में बताया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बताया है, तो वो हमें ढूंढना होता है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आसान तरीके से बताया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में फिर से बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगी अपनी तरफ से बताने की। तो ये जो ऑप्शंस है ना, मैं फिर से कह रही हूँ, जो ऑप्शंस होते हैं ये अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, गलत सही है कुछ भी वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये अजम्पशंस हैं। तो ये इस अजम्पशन को हमें यहाँ पे देखना होता है, प्रूव करना होता है पैसेज में कि इसमें से कौन सा है जो कि इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है पैसेज में, तो उसको प्रूव करना होता है हमें, तो वही देखना होता है। ठीक है, तो देखो अभी हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, दोनों भी क्वेश्चन मैं ऑप्शन से ही सॉल्व कर दूंगी, बट ऐसा कभी मतलब करना नहीं। एक बार तो आपको पैसेज के थ्रू जाना ही जाना चाहिए अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो ये तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको स्किप नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि फिग ट्रीज कैन ऑफन बी कीस्टोन स्पेसीज इन नेचुरल फॉरेस्ट। अगर आपने फिग का ट्री देखा होगा तो ये आपको आसानी से पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट तो वैसे भी करेक्ट है, क्योंकि फिग ट्रीज के ऊपर अदर स्पेसीज भी बहुत सारी रहती हैं, अदर ट्रीज भी बहुत सारी मतलब होती हैं, जो कि इसकी वजह से जिंदा रहती है, अपना हैबिटेट मतलब क्या बोलते हैं, अपना लाइवलीहुड वो कंप्लीट कर सकती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही ही है। तो देखो यहाँ पे फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पेसीज कैन नॉट ग्रो। जहाँ पे ये बोल रहा है कि फिग ट्री ऐसी जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे अदर जो वुडी ट्रीज है वो ग्रो नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत मानती हूँ मैं, मतलब अपनी तरफ से गलत मान रही हूँ। पैसेज में हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे देखो सैक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये तो हम कॉमन सेंस है। देखो जो सैक्रेड ट्रीज होते हैं उनकी वर्शिप्स करते हैं, तो उनका रोल पहले के लोग इसीलिए करते थे क्योंकि उनका रोल बहुत ज्यादा था, तो उनको लगता था ये जो है भगवान का ट्री है, तो इसी को हमें पूजना चाहिए, इसको तो पूजना चाहिए, इसका बेनिफिट हमें देता है क्योंकि भगवान इसका बेनिफिट हमें दे रहा है, ऐसे सोचते थे पहले के लोग। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हम मानते हैं कि ये सही है। ठीक है, और फिग ट्री हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पेसीज, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने फिग का ट्री देखा होगा ना, तो ये आपको कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 हटा दो तो आपके ऑप्शंस क्लियरली आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं है, यहाँ पे 2 है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ 3 ओनली नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो हम डी मान के चलेंगे, मतलब ये ऑप्शन से हमने निकाला है। और अभी यहाँ पे देखो ये जो सेकंड है इम्प्लाइड बोला गया है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि विच ऑफ द अबाउ फार्मिंग प्रैक्टिस कैन बी कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजी, मतलब कौन सी ये ऊपर जो 6
फार्मिंग प्रैक्टिसेस दे रखी है, उनमें से कौन सी ऐसी है जो कि एग्रो इकोलॉजी के साथ कंपैटिबल है। तो एग्रो इकोलॉजी मतलब एग्रो क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि बीच बीच में पेड़ भी लगाए जाते हैं, मतलब मिक्स क्रॉपिंग हो सकती है, तो ये मिक्स वाला तो हो ही जाता है। आपको इसकी एग्रो इकोलॉजी की कंसेप्ट पता हो ना, इसका मीनिंग पता हो तो आप ढूंढ सकते हो आराम से। तो अगर 4 है तो देखो हम क्या करेंगे, क्लियरली 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसको हटा देते हैं ऑप्शन को। पहला काम यही करना है। ये हाइड्रोपोनिक्स और पॉलीकल्चर तो आपको पता है ये लैब में होते हैं, तो इकोलॉजी वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल एक आसान तरीका है। तो 3 और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और तो ये दोनों भी ऑप्शन हम डिलीट कर देंगे और हमारा आंसर डी आ जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल, मैंने बोला ना जितने सारे ऑप्शंस होंगे ना, ज़्यादा आपके पास स्टेटमेंट ज़्यादा होंगी, या इस तरह से यहाँ पे देखो 6 फार्मिंग प्रैक्टिसेस दे रखी तो यहाँ पे बहुत आसान था आपको आंसर ढूंढना। बस ये कॉमन सेंस है। हाइड्रोपोनिक्स और पॉलीकल्चर का कंसेप्ट आपको पता होगा। तो हाइड्रोपोनिक्स तो एक पानी के ऊपर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स और ये सब ग्रो किए जाते हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजी मतलब एग्रो इकोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमने ऑप्शन से आंसर निकाले हैं। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो इसमें आंसर की में। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है पैसेज। पहले का देखेंगे, फिग ट्रीज का देखेंगे, उसको हम यहाँ पे जो अजम्पशन दिए हैं उसको प्रूव करना है हमें पैसेज में कि वो सही है गलत है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फिग ट्री की बात ही हो रही है, यहाँ पे फिग ट्री की बात हो रही है। आर कंसिडर सैक्रेड, ये कंसिडर सैक्रेड सॉरी पवित्र माना जाता है। सैक्रेड मतलब पवित्र, इंडिया में इसको सैक्रेड माना जाता है। तो देखो हमारा यहाँ पे ऑप्शन पहले ही, यहाँ पे जो थर्ड है, सैक्रेड ट्री कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो डायरेक्टली बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है जो सैक्रेड ट्रीज होते हैं उनका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में रोल होता है, और इंडिया में फिग ट्री को सैक्रेड ट्री माना जाता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे तो ये हमारे यहाँ पे प्रूव हो रही है स्टेटमेंट ये, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं तो ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में भी इसको सैक्रेड माना जाता है। एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चरल एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्री आर absent। जो अदर लार्ज ट्री जो होते हैं वहां पे absent होते हैं, ना कि जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि फिग ट्री कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पेसीज कैन नॉट ग्रो। ऐसा नहीं, वो जो लार्ज ट्री होते हैं वो absent होते हैं, वहां पे ये ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखो ना, वही बोला है, कॉमन इन एग्रीकल्चरल एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर absent। ठीक है, सो इन नेचुरल, पहली स्टेटमेंट हमारी देखो नेचुरल फॉरेस्ट की बात करें। इन नेचुरल फॉरेस्ट फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ when other resources are scarce and support a high density and diversity of frugivores मतलब फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ये अदर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है तो उसको ये सपोर्ट करते हैं मतलब इसके ऊपर अगर अदर बायोडाइवर्सिटी जिंदा रह रही है तो ये क्या हुई, कीस्टोन स्पेसीज हुई। ये आपने कीस्टोन स्पेसीज का सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा अपने एनवायरनमेंट में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, और यहीं पे बोला गया है कि फिग ट्रीज का रोल है मतलब यहाँ पे सॉरी हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का भी बात की है ना, तो हमारा 1 और 3 तो सही है। तो अगर यहाँ पे 1 और 3 प्रूव हो रहे हैं कि ये सही है, तो यहाँ पे देखो 1 और 3 का ऑप्शन कौन सा है, डी है, तो वैसे भी हमारा आंसर डी आ जाता है। तो लेकिन आगे पढ़ते हैं थोड़ा। इफ फ्रूगिवर्स बर्ड्स and bats continue to visit fig trees located in site with a high human disturbance, sacred fig trees may promote frugivores abundance under favorable microclimate. Plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees। मतलब यहाँ पे देखो कैसे ग्रो करेगी अदर ट्री स्पेसीज, अगर उनका सीड ही नहीं आएगा तो वहां पे ट्री ग्रो तो नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारा पैसेज क्या बोल रहा है
कि यहाँ पे इनको फेवरेबल क्लाइमेट दिया जाता है, इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, इनडायरेक्टली बता रहे हैं सीडलिंग को यहाँ पे ग्रो करने के लिए, जो अदर ट्रीज के सीडलिंग्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए अराउंड द फिग ट्रीज। मतलब यहाँ पे ये ट्री क्या करता है, सीड डिस्पर्सल में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रू गिवर्स मतलब बैट हो चाहे अदर बर्ड्स हो वो विजिट करते हैं, तो इसकी वजह से वो जो खाएंगे तो वो अदर जगह पे भी वो सीड लेके जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि बर्ड्स ने खा लिया फिग के ऊपर ही और वहीं पे वो रह गया, वहीं पे सब कुछ कर रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना। उसका एक्सक्रीटा वहीं पे गिरेगा ऐसे थोड़ी है, अदर जगह पे भी गिर सकता है। आपने कभी देखा है आपके वॉल के ऊपर भी कभी कभी एक पीपल का ट्री उग रहा होता है या किसी अदर चीज का ट्री उग रहा होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बर्ड्स ना एक जगह से दूसरी जगह पे वो सीड ले जाने का काम करते हैं, तो इसीलिए वो होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, समझ आना चाहिए, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, यही मेरा इंटेंशन है। और दूसरा इंटेंशन ये है कि मेरी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, यहाँ पे जो हम एग्रो इकोलॉजी की बात कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एट द हार्ट ऑफ agroecology is the idea that agroecosystem should mimic the biodiversity levels and functioning of natural ecosystem। ठीक है, एग्रोइकोलॉजी का यही काम होता है कि वो ऐसे मिमिक करे कि एक नेचुरल इकोसिस्टम है। सो सच एग्रीकल्चरल मिमिक्स, ये एग्रीकल्चर मिमिक्स जो होता है, लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, pest resistant, nutrient conserving and resilient to shocks and stresses। ठीक है, जो भी प्लांट को जो शॉक स्ट्रेसेस लगते हैं उससे वो बचाते हैं। जो भी पेस्ट अटैक करते हैं ना, लोकस अटैक आपको पता है वेस्टर्न साइड पे होता है, राजस्थान के साइड पे होता है, तो वैसे अटैक को रोकने का काम ये करते हैं। अगर आपने ट्रीज आपके बॉर्डर पे लगाए होंगे, मतलब आपकी खेती की बॉर्डर होती है ना, उसमें अगर ट्री लगाते हैं आप, तो वो सब ये सब नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अच्छे से होगी, पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन होगा, और जो शॉक्स होते हैं या स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे हीट का शॉक लग जाता है हमारे क्रॉप फील्ड को, तो वो नहीं लगता जब आप मतलब पेड़ आपने इस पे लगाते हैं, आपके खेती के बॉर्डर पे लगाते हैं, तो वही होता है एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, इन इकोसिस्टम देयर इज नो वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड indefinitely. So agroecology aims to closing nutrient loops, that is returning all nutrients that come out of the soil back to the soil, such as through application of forward manures. So it also harness natural process to control pest and build soil fertility, and through intercropping, गॉडी क्या हो गया बीच में, हाँ कहाँ पे थे हम, थ्रू इंटरक्रॉपिंग एग्रोइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंटीग्रेटिंग ट्रीज विथ लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स। मतलब क्या होता है इंटीग्रेटिंग ट्रीज विथ लाइव स्टॉक, ये मिक्स फार्मिंग होती है। ठीक है, इनडायरेक्टली बताइए, इम्प्लाइड कर रहे हैं, मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने इंटरक्रॉपिंग की बात की है, तो खास करके यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, और पूरे इसमें इम्प्लाइड ये जो लास्ट आंसर है ना, यहाँ पे यही इम्प्लाइड कर रहे हैं कि मिक्स क्रॉपिंग एंड वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे कवर क्रॉपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, या फर्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं पूरे पैसेज में, ना पॉलीकल्चर की बात कर रहे हैं। पूरे पैसेज में एग्रो इकोलॉजी कैसे कंपैटिबल होती है फार्मिंग के साथ वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आता है वर्टिकल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव क्रॉप्स लगाए जाते हैं 2 लाइन में अलग अलग तरीके से। ठीक है,
तो ये सब यहाँ पे आप अगर बेसिक आपका अच्छा होगा ना, तो ये दोनों तो वैसे ही नॉलेज से ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा आंसर इसका भी डी आ जाता है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो आप ये चेक भी कर सकते हो आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से भी चेक कर सकते हो। बहुत इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। होप कि आपकी ये हेल्पफुल रहे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ना रिलेटेड टू प्रीलिम्स 2025, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात बतानी थी, मैं शुरुआत में ही बताना चाहती थी। तो ये बात है कि अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये कोर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, तो इसमें से मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है। कौन से टॉपिक पे यूपीएससी ने कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ अगर आपने कहा तो, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मंथ्स है, हमें प्रायोरिटी से ही पढ़ना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है, तो उसको ही पढ़ना है। तो वैसे मैंने एनालिसिस कर रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैं बता सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।